चलो, पृथ्वी पर भूसंचलन की जो प्रक्रिया है, अर्थ मूवमेंट, उसमें हमने दो तरीके के बलों की बात करनी थी। एक ऐसे बल जो पृथ्वी के अंदर से लगते हैं और एक ऐसे बल जो पृथ्वी के बाहर से लगते हैं। यानी पिछले कुछ दिनों से हम जो सारे चैप्टर पढ़ रहे थे, वो सभी चैप्टर पिछले 7-8 एक ही टॉपिक के हिस्से हैं। वैसे देखा जाए तो किसके? अर्थ मूवमेंट, भू संचलन। पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन आता है वो अंदर से लगने वाले बलों से भी आता है और बाहर से लगने वाले बलों से भी आता है। आंतरिक बलों को आपने धीमी गति से लगते हुए भी देखा और तीव्र गति से लगते हुए भी देखा। धीमी गति से लगने के उदाहरणों में आपने वलन और भ्रंश, इनके प्रकार पढ़े। तीव्र गति से लगने वाले बलों में आपने भूकंप और ज्वालामुखी को पढ़ा। फिर पृथ्वी के बाहर से लगने वाले बल जो पृथ्वी को समतल करने का काम करते हैं, उनमें आपने देखा नदी प्रक्रम, पवन प्रक्रम और हिमानी प्रक्रम। पृथ्वी की ऊपर की सतह को इनके अलावा समुद्र की लहरें और भूमिगत जल, ये भी समतल स्थापना का काम करते हैं, यानी ये भी उसके ऊपर परिवर्तन लाते हैं। लेकिन आपके जो स्कूल लेक्चर के सिलेबस में है, उसमें 3 ही प्रोसेस दी गई हैं। कौन सी? नदी की, पवन की और हिमानी की। वो हमने तीनों देख ली है। एक ऐसा प्रक्रम है जो है तो बाह्य प्रक्रम, उसका कारण पृथ्वी के अंदर भी हो सकता है या पृथ्वी के बाहर भी उसका कारण हो सकता है। और उसमें कोई इस तरीके का नदी, पवन, हिमानी ऐसा प्राकृतिक कारण नहीं है, लेकिन वो भू संचलन का एक रूप है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया था, क्या? भू संचलन। तो उसमें हमने आंतरिक बलों से धीमी और तीव्र गति से जो परिवर्तन आते थे उनको देख लिया। बाह्य बलों के रूप में हमने 3 प्रक्रमों को भी देख लिया। लेकिन इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर ढाल के सहारे मलबा, अवसाद या मिट्टी या कोई चट्टानी खंड ढाल के सहारे खिसक कर नीचे गिर जाए, तो उसको भी हम अर्थ मूवमेंट ही कहेंगे। हालांकि इस मूवमेंट में बहुत भारी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में मटेरियल एक साथ आता है। वो धीमी गति से भी आ सकता है और तीव्र गति से भी आ सकता है। उसको हम कहते हैं वृहत स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? वृहत स्थानांतरण। या आप कह दो मास वास्टिंग, या कह दो चाहे मास, इसमें मोमेंट कह दो चाहे। तो आपके सिलेबस में मास मूवमेंट या मास वास्टिंग नाम से कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रश्न आ सकता है। अगर इसमें से प्रश्न आए तो हम उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं करवा पाएंगे। क्यों नहीं करवा पाएंगे? क्योंकि आपके सिलेबस में अर्थ मूवमेंट है। अर्थ मूवमेंट की प्रोसेस में आपको मास वास्टिंग पढ़ लेना चाहिए। जनरली एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, लेकिन एक बार पूछा हुआ भी है तो पूछ सकता है, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। बाह्य बलों में उसने प्रक्रमों के रूप में तो आपको 3 के नाम दे दिए थे कि नदी का, पवन का, हिमानी का, तो पढ़ लिया आपने। लेकिन बाकी भी अगर देखा जाए तो अर्थ मूवमेंट के टॉपिक में हम बड़े पैमाने पर होने वाले इस स्थानांतरण को पढ़ सकते हैं, मास वास्टिंग या मास मूवमेंट। पहले तो व्यवहारिक रूप से हम ये देखें कि मास वास्टिंग है क्या। तो देखिए, आपने कहीं पर मानवीय कार्य करते हुए, चाहे हमने प्राकृतिक घटना के रूप में नहीं देखा हो, मानवीय कार्य करते हुए यदि किसी अत्यधिक ढाल वाले भाग में आप नीचे वाले आधार को काट लें, नॉर्मली कृषि कार्य के दौरान मान लीजिए किसी
ऊंचे टीले का आपने निचला आधार काट लिया, तो कई बार ऊपर से रेत एक साथ नीचे की ओर आकर गिरती है। क्या है वो? मास वास्टिंग। जैसे आप एक टीले के निचले आधार से मिट्टी को निकाल लो खोद कर, तो नीचे उसके बेस कमजोर हो जाएगा, तो ऊपर की मिट्टी टूटकर गिर जाएगी ना। आप कह देंगे मिट्टी ढह गई, है ना, धस गई, ऐसे बोल देते हैं। वो क्या है? एक तरीके का मास फास्टिंग है। अब वो तो हमने अपनी कोई मानवीय गतिविधि की उसका रिजल्ट है, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी ऐसा हो सकता है। इसके आप बड़े पैमाने पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे वहां लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमने सड़कें बनाई है, उनके सहारे ऊपर से पर्वत का मलबा कई बार तेजी से आकर नीचे गिर जाता है, लैंडस्लाइड हो गया। कई बार हम देखते हैं कि बर्फ का कोई विशाल खंड या हिमानी टूटकर अचानक से नीचे गिर जाता है। कई बार किसी खड़ी चट्टान का टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है। अब ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जल्दी से होते हैं, इसलिए आपको दिख जाते हैं, लेकिन इस पृथ्वी की सतह का जो मेटीरियल है, वहां पर यदि कहीं भी ढाल है, तो ढाल के सहारे वो मेटीरियल खिसकता रहता है, और कई बार इतना मंद गति से खिसकता है कि आपको पता ही नहीं चलता। चाहे आप उसके ऊपर रह रहे हो, उसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हो, तो भी आपको पता नहीं चलता कि ये नीचे का मेटीरियल खिसक रहा है। मान लीजिए 1 साल में 1 सेंटीमीटर खिसका, तो क्या पता चलेगा आपको? लेकिन कितना भी खिसका है क्या वो वृत्त स्थानांतरण है, वो मास वास्टिंग है। तो किसी ढाल के सारे, समतल जगह में तो नहीं हो पाएगा, ढाल जैसे ही होगा उसके सारे पदार्थ फिर खिसकेगा। क्यों खिसकेगा? क्योंकि पृथ्वी पर जितना भी मटेरियल है, इस पर इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, ग्रेविटी काम करती है। समतल सतह पर उसका ग्रेविटी का पॉइंट है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर है, इसलिए पदार्थ हिलता ही नहीं है। लेकिन किसी खड़ी सतह के ऊपर पड़ा जो पदार्थ है, उसका ग्रेविटी सेंटर है उस पदार्थ की सतह की, उस ढाल की सतह की ओर नहीं है, पृथ्वी के केंद्र की ओर है, इसलिए वो गिर जाता है। जैसे आप यहां पर खड़े हैं, तो आपका ग्रेविटी का सेंटर पृथ्वी के केंद्र तक है, इसलिए आप खिसक नहीं रहे, खड़े हैं। लेकिन आप किसी इस दीवार के सहारे खड़े होकर देख लो, यहां है, नहीं खड़े हो पाएंगे, नीचे गिरेंगे, क्योंकि ग्रेविटी का सेंटर आपको इस तरफ खींचेगा। या किसी भौतिकी के ढाल के सहारे खड़े हो जाए, तो आप किस बॉडी में ऐसा मूवमेंट रहेगा नीचे की ओर जाने का अपने आप ही। क्यों? क्योंकि आपको पृथ्वी की ग्रेविटी खींचती है, सारे मटेरियल को ही खींचती है। जहां समतल जगह है वहां तो उसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र की ओर है, तो वो पदार्थ तो नहीं हिलता। लेकिन ढाल के सारे जो भी पदार्थ है, उसका गुरुत्व का जो बल लगेगा वो ढाल की तरफ ना लगकर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा, इसलिए ढाल के सारे पदार्थ खिसकते हैं, जिसको हम वृहत स्थानांतरण या मास वास्टिंग कहते हैं। कहीं पर ये मास वास्टिंग ज्यादा हो सकता है, कहीं पर ये कम हो सकता है, कहीं पर तेज गति से होता है, कहीं पर धीमी गति से होता है। इसको कुछ चीजें प्रभावित करती हैं। पहला इसको प्रभावित करने वाली चीज है वो है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण ही पदार्थ स्थानांतरित होता है। यदि इस पृथ्वी में गुरुत्व बल नहीं हो, तो ढाल के सहारे कितना भी पदार्थ हो वैसा ही पड़े रहेगा, वो नीचे नहीं खिसकेगा, और फिर नदियां भी पर्वतों से निकलकर समुद्र तक नहीं जाएंगी। किसके कारण जा रही हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जा रही हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं जाती, तब तो समुद्र का पानी पहाड़ पर ही चढ़ जाता है, लेकिन ग्रेविटी के कारण पहाड़ का पानी समुद्र की ओर गया है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है वो है ढाल की तीव्रता। हल्का ढाल है, स्थानांतरण कम होगा, तीखा ढाल है, स्थानांतरण ज्यादा होगा। इसके अलावा इस स्थानांतरण को प्रभावित करता है अपक्षय। यदि चट्टान का अपक्षय काफी हो चुका है, तो पदार्थ का गठन ढीला हो चुका है और वो पदार्थ आसानी से खिसकेगा। लेकिन यदि पदार्थ का गठन मजबूत है, अपक्षय उसका नहीं हुआ है, तब उसका स्थानांतरण इतना आसानी से नहीं हुआ। जैसे आप देखिए, सूखी रेत का आप ढेर लगाना चाहो चाहे,
उसके ऊपर की रेत ढाल के सहारे नीचे खिसकती रहेगी। लेकिन आप गीली रेत का सीधी खड़ी दीवार भी बना देते हो, बना सकते हैं, सूखी रेत की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? सूखी रेत में कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हुए हैं, विखंडित हैं, उनका गठन बहुत ढीला है, तो वो स्थानांतरित होते हैं। जबकि आपने उसको बांध दिया या उसमें आपने ऐसा मटेरियल मिक्स कर दिया जिससे वो दृढ़ हो गई, तो उसके बाद में उसका स्थानांतरण कम हो जाता है। तो अपक्षय की मात्रा भी इस स्थानांतरण को प्रभावित करता है। अपक्षयित चट्टान का स्थानांतरण ज्यादा होगा और अपक्षय नहीं हुआ तो उसका स्थानांतरण कम होगा। इस स्थानांतरण की मात्रा को जल भी प्रभावित करता है। यदि मिट्टी के कणों के बीच में पानी ज्यादा हो गया तो फिर पानी लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, स्नेहक की तरह काम करता है, यानी वो उस पदार्थ को फिर खिसकाता है। जैसे मिट्टी में आपने ढाल के सहारे जो मिट्टी पड़ी है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी दे दिया, तो पहले मान लीजिए मिट्टी के कण रुके हुए थे, तो बाद में पानी उनके अंदर पहुंचकर उनकी सतह को चिकना बना देता है और वो कीचड़ के रूप में वो सारा मटेरियल बहने लग जाता है। तो पानी की मात्रा भी प्रभावित करती है। इसके अलावा फर्क पड़ेगा चट्टान की संरचना का भी। यदि ढाल के सहारे जो चट्टान की लेयर है वो ढाल की दिशा में ही झुकी हुई है, तब तो स्थानांतरण ज्यादा होगा। और ढाल की दिशा के समकोण पर उनका झुकाव है, तब वो स्थानांतरण का अवरोध करेंगी, तब उनमें खिसकाव कैसा होगा? कम होगा। तो चट्टान की संरचना का फर्क भी पड़ेगा, वनस्पति का फर्क भी पड़ेगा। वनस्पति अपक्षयित चट्टानी पदार्थ को बांध कर रख सकती है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको स्थानांतरित होने से रोकेगी। जैसे आपने एक मान लीजिए बालू का टीला बना दिया तीखे ढाल वाला और उसके ऊपर घास लगा दी, तो फिर उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसका मूवमेंट फिर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। चट्टानों के सहारे जो भी जोड़ होते हैं, छिद्र होते हैं, उनका भी फर्क पड़ता है। विवर्तनिक घटनाओं से भी यह वृहत स्थानांतरण प्रभावित होता है। जैसे भूकंप आया, तो भूकंप के कारण ढाल के सहारे जो पदार्थ थे वो उस कंपन के कारण नीचे गिरने लग जाते हैं। तो कई बार भूकंप के साथ भी लैंडस्लाइड हो जाता है, या भूकंप के साथ भी पहाड़ी ढालों पर पड़ा हुआ कचरा, अवसाद, कंकड़ पत्थर ये नीचे की ओर आ जाते हैं। और मानवीय कारक तो प्रभावित करते ही करते हैं। मानव ने अपने आर्थिक गतिविधियों से पृथ्वी के ऊपर जो जो परिवर्तन किए हैं उसके बाद में पदार्थ स्थानांतरित हो जाता है। जैसे हमने पहाड़ी ढालों के सहारे काटकर रास्ते बनाए, तो पहाड़ी के ढाल ने अपनी शेप ली हुई थी, लेकिन हमने उसको निचले भाग से रुंडित किया, काटा और वहां सड़क बना दी। तो ऊपर का मेटेरियल है, उसका निचला बेस तो आपने समाप्त कर दिया। अब वो पदार्थ ढाल के सारे नीचे की ओर आना चाहेगा ही, इसलिए लैंडस्लाइड होता ही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो वृहत स्थानांतरण को प्रभावित करती हैं। फिर इस वृहत स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी कुछ बल भी हैं, जिनमें गुरुत्व बल, घर्षण बल और सर्पण बल ये काम करते हैं। तो उनमें से किसका प्रभाव कैसा होता है, तो स्थानांतरण ज्यादा होता है या कम होता है। फिर इस स्थानांतरण के हम रूप देखेंगे। 3 प्रकार से स्थानांतरित होता है पदार्थ: धीमी गति से, तीव्र गति से और बहुत तीव्र गति से। धीमी गति से स्थानांतरित होता है वो हमें दिखता नहीं है, तीव्र गति से स्थानांतरित होता है वो दिखता है, अति तीव्र भी दिखता है। लेकिन तीव्र में एक रूप तो आपने ऐसा देखा कि पदार्थ खिसक रहा आपको दिख रहा है, और एक आपको दिखा कि 1 सेकंड में पदार्थ आकर सारा नीचे गिर गया, तो वो अति तीव्र है। तो ये 3 तरीके के हम रूप देखेंगे। अब पृथ्वी के ऊपर जो मटेरियल है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। बहुत बारीक मटेरियल है तो उसको हम मृदा कह देते हैं। कुछ मोटे कंकड़ पत्थर हैं तो उनको हम मलबा या अवसाद कह देते हैं, और बहुत बड़े बड़े खंड हैं तो हम उनको चट्टान या चट्टानी खंड कह देते हैं। तो ये जो स्थानांतरण होता है ये रेत जैसे बारीक पदार्थ का भी हो सकता है, ये मलबा जैसे मोटे कंकड़ पत्थरों का भी हो सकता है, और ये बड़े बड़े चट्टानी खंडों का भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको इस आज के चैप्टर में जाननी है। हेडिंग डालिए आप,
वृहत स्थानांतरण या मास वास्टिंग। लिखिए, किसी ढाल के सहारे, किसी ढाल के सहारे बारीक मृदाकणु, बारीक मृदाकणु, कोमा मोटे अवसाद या मलबा, मोटे अवसाद या मलबा, या चट्टानी खंडों का, या चट्टानी खंडों का स्थानांतरण, स्थानांतरण, वृहत स्थानांतरण, वृहत स्थानांतरण, या कह दो क्या, वृहत संचलन कह दो चाहे, वृहत स्थानांतरण या वृहत संचलन कहलाता है। वृहत संचलन कहलाता है, जो कि मंद गति से, मंद गति से, कोमा तीव्र गति से, तीव्र गति से, या अति तीव्र गति से, अति तीव्र गति से हो सकता है, अति तीव्र गति से हो सकता है। ये जो वृहत संचलन होता है, ये कौन कौन सी चीजों से प्रभावित होता है उसकी यदि हम बात करें, वृहत संचलन को प्रभावित करने वाले कारक, वृहत संचलन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला हम कारक देखें तो वो है कौन सा, गुरुत्व है, गुरुत्व बल। तो पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ है उस सब के ऊपर पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्व बल लगता है, और वो गुरुत्व बल उस पदार्थ को खिसकाने का काम करता है। गुरुत्व बल का जो मान है वो डिपेंड करेगा कि ढाल की तीव्रता कैसी है, क्योंकि हमें यह देखना है कि गुरुत्व बल लग किस तरफ रहा है। वैसे तो पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होता है, लेकिन पदार्थ जो पड़ा है उसके ढाल के सापेक्ष उसकी दिशा क्या है। ऐसी स्थिति में जिस तरफ ढाल है उधर ही यदि गुरुत्व बल लग रहा है तो पदार्थ हाथों हाथ ही विस्थापित हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी का केंद्र अलग है और ढाल अलग है, तो उस ढाल के सहारे पदार्थ ऐसे ही नहीं जाएगा, गुरुत्व बल जिधर खींचेगा उधर जाएगा। ढाल अलग है, गुरुत्व बल अलग है, तो उसका स्थानांतरण फिर नहीं होगा। तो लिखिए, वृहत संचलन को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक लिखिए गुरुत्व बल। देखिए, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर किसी ढाल के सहारे, ढाल के सहारे गुरुत्व बल के कारण ही गुरुत्व बल के कारण ही पदार्थों का नीचे की ओर स्थानांतरण होता है। ढाल के सहारे गुरुत्व बल के कारण ही नीचे की ओर स्थानांतरण होता है।
तो पहली बात तो ये हुई कि स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है कौन सा? गुरुत्व बल। ये बल नहीं होता तो पदार्थों का स्थानांतरण भी नहीं होता। अब इस पर भी देखा जाए तो जो ढाल की तीव्रता है उसका फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ढाल नॉर्मल है और दूसरी तरफ आपने ये देखा कि ढाल तीव्र है। अब उसके ऊपर पड़े किसी मटेरियल का स्थानांतरण होना है, तो इन दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि स्थानांतरण होगा तो ढाल की दिशा में ही, और कौन से बल के कारण होगा? गुरुत्व बल के कारण। लेकिन आपको डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि किसका स्थानांतरण ज्यादा तीव्र गति से या ज्यादा होने की संभावना है? जहां पर ढाल ज्यादा तेज है, ज्यादा खड़ा है, वहां पर स्थानांतरण ज्यादा होगा। ढाल जितना मंद होगा स्थानांतरण उतना ही कम होगा। अगर यदि ढाल होगा नहीं तो स्थानांतरण भी नहीं होगा, क्योंकि ढाल नहीं होने की दिशा में उस पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्व बल है वो सीधा नीचे की ओर यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होगा। अब इस पदार्थ पर इस ढाल की तरफ ही गुरुत्व बल लग रहा है तो वो इसको खींच रहा है। इस पदार्थ पर गुरुत्व बल ठीक ठीक ढाल की दिशा के बजाय थोड़ा इस तरफ लग रहा है, लेकिन दिशा दोनों की लगभग एक तरफ ही, उनके बीच में कुछ एंगल है। अगर ढाल बिल्कुल ही नहीं हो, ये स्थिति हो, तो अब इसके ऊपर पड़ा हुआ जो पदार्थ है वो इस तरफ या इस तरफ किधर भी स्थापित हो, लेकिन उसको गुरुत्व बल किधर आकर्षित कर रहा है? ठीक नीचे की ओर। तो इधर उधर क्यों जाने देगा? इस स्थिति में आप देखें कि इधर ढाल के सहारे बल लग रहा है और इधर गुरुत्व बल लग रहा है, तो इसके सहारे सारे इसको खींच कर ला सकता है। तो ढाल की तीव्रता अधिक होती है, वहां गुरुत्व बल अधिक होता है, वहां स्थानांतरण अधिक होगा। जहां ढाल की तीव्रता कम है वहां पर स्थानांतरण कम होगा। तो दूसरा प्रभावित करने वाला कारक लिखिए, ढाल की तीव्रता। लिखिए, मंद ढालों के सहारे संचलन, मंद ढालों के सहारे संचलन कम होता है एवं अत्यधिक खड़े या तीव्र ढाल के सहारे, अत्यधिक खड़े या तीव्र ढाल के सहारे संचलन अधिक होता है। खड़े या तीव्र ढाल के सहारे संचलन अधिक होता है। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अपक्षय। यदि ढाल के सहारे जो पदार्थ है उसका अपक्षय ज्यादा हो चुका है तब तो उसका स्थानांतरण आसानी से होगा, और यदि उसका अपक्षय नहीं हुआ है, वो कठोर चट्टान के रूप में आपस में बंधा हुआ है, तब उसका स्थानांतरण होने के चांस कम रहेंगे। लिखिए, अपक्षय। अपक्षयित चट्टान का, अपक्षयित चट्टान का स्थानांतरण अधिक होता है तथा अपक्षय से अप्रभावित अपक्षय से अप्रभावित संगठित चट्टान का, संगठित चट्टान का स्थानांतरण कम होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। ये जो पीछे वाला फैक्टर है इसको वापस प्रभावित करेगा।
जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ये सामान्य ढाल है और इसके सहारे जो चट्टान पड़ी है वो कैसी है? अपक्षयित है। ये सारा चट्टान चूर्ण कैसा है? अपक्षयित है। दूसरी तरफ यहां ढाल काफी खड़ा है और चट्टान का अपक्षय हुआ है कम, और ये एक संगठित चट्टान के रूप में है। लेकिन यहां ढाल ज्यादा है, तो जैसे ही इसको निचला आधार कम मिलेगा, ये बिना अपक्षय के पूरे की पूरे चट्टानी खंड सीधा अपने आप सारा ही नीचे चला जाएगा। और यहां पर ढाल की मात्रा कम है, तो अपक्षय होने के बाद भी इसका स्थानांतरण कम होगा। तो पीछे वाला कारक तो प्रभावित करेगा ही करेगा, ढाल का तो फर्क 100% पड़ेगा ही। लेकिन ढाल के सहारे यदि अपक्षयित चट्टान है तो वो तो आसानी से खिसक जाएगी। अपक्षय से अप्रभावित कोई संगठित चट्टान है तो उसका फिर स्थानांतरण कठिनाई से होगा। लेकिन यदि ढाल बहुत ज्यादा तेज है तो चाहे चट्टान का अपक्षय नहीं हुआ हो तो पूरी चट्टान ही नीचे आ जाएगी, यानी बड़े चट्टानी खंड का स्थानांतरण हो जाएगा। लिखिए, इसी में लिख लीजिए, परंतु परंतु ढाल की तीव्रता अधिक होने पर, ढाल की तीव्रता अधिक होने पर किसी संगठित बड़े चट्टानी खंड का, किसी संगठित बड़े चट्टानी खंड का बिना अपक्षय के ही, बिना अपक्षय के ही एक साथ स्थानांतरण हो जाता है। बिना अपक्षय के ही एक साथ स्थानांतरण हो जाता है। अपक्षय के साथ साथ प्रभावित करने वाला एक कारक है, वो है क्या? जल की मात्रा। यदि जो भी अवसाद, मलबा या चट्टानी खंड है उसके कणों के बीच में जल की मात्रा ज्यादा है तो वो स्थानांतरण को बढ़ावा देगी, और यदि जल की मात्रा कम है तो उससे स्थानांतरण फिर कम होगा। तो यदि मलबा या अवसाद में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है, मान लीजिए अवसाद या मलबा किसी ढाल के सहारे पड़ा है, अब इसका आपस में एक दूसरे की सतह पर जो प्रभाव रहेगा उसमें घर्षण ज्यादा होगा। तो ये जो मेटेरियल पड़ा है, चाहे छोटे बड़े नुकीले समतल फलक वाले गोल कैसे भी पत्थर हो, ये मेटेरियल आपस में एक दूसरे से जकड़ा हुआ पड़ा है, और ये एक दूसरे के सहारे खिसकेगा तो भी दूसरा टुकड़ा पहले टुकड़े के खिसकने का क्या करेगा? विरोध करेगा। लेकिन इनमें आप पानी मिक्स कर दो तो पानी से इनकी सतह थोड़ी चिकनी हो जाएगी, और उसके बाद में ये पदार्थ आसानी से मूव करने लग जाएंगे। तो यदि अपक्षयित मटेरियल में पानी की मात्रा अधिक हो तो वो फिर वहां से खिसकने लग जाता है। इसीलिए जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो ढाल के सहारे पड़े पदार्थ पानी के साथ घुलकर नीचे की ओर आने लग जाते हैं। लिखिए, जल की मात्रा। लिखिए, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ या मलबा के बीच, मलबा के बीच जल की मात्रा, जल की मात्रा अधिक हो जाए, जल की मात्रा अधिक हो जाए तो यह पदार्थ के, तो यह पदार्थ के स्थानांतरण को बढ़ावा देती है। तो यह पदार्थ के स्थानांतरण को बढ़ावा देता है।
क्योंकि जल जल अवसाद या कणों के बीच अवसाद या कणों के बीच एक स्नेहक की तरह कार्य करता है। एक स्नेहक स्नेहक की तरह कार्य करता है। स्नेहक वो होता है जो पदार्थ की सतह को कैसा बना देते हैं, चिकना बना देते हैं। जैसे पानी है, ये अवसाद के कणों के बीच में एक स्नेहक की तरह कार्य करने लग जाता है। इसके अलावा वृहत स्थानांतरण पर जो भी अवसाद या मलबा है, उसका भार या उसकी जो मात्रा है उसका भी फर्क पड़ता है। यदि किसी ढाल के सहारे अपक्षयित पदार्थ कम मात्रा में है तब उसका स्थानांतरण इतना आसानी से नहीं होगा, लेकिन ज्यादा मटेरियल है तब उस मटेरियल का स्थानांतरण होना काफी आसान है। तो यदि ढाल के सहारे अवसाद या मलबा का भार ज्यादा है या उसकी मात्रा अधिक है तो उसका स्थानांतरण भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। लिखिए अवसाद या मलबा का भार। देखो यदि ढाल के सहारे अवसाद या मलबा की मात्रा अधिक हो तो वृहत संचलन भी अधिक होगा। इसके अलावा जो प्रभावित करने वाला कारक है अवसाद या मलबा के भार के अलावा, वो एक है चट्टान की संरचना। यदि किसी ढाल के सहारे हम चट्टानी पदार्थों की लेयर देखें, ये मान लीजिए ये कोई ढाल है। अब इस ढाल के सहारे यदि पदार्थों का स्थानांतरण होना है यहां से, या ये पदार्थ किसी भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया से अपक्षयित हो गए, तो इनका नीचे की ओर गिरना काफी आसान होगा। यदि इसी ढाल के सहारे यदि ये जो चट्टानी खंड हैं, इनकी जो लेयर हैं वो मान लीजिए ऐसे हों, तो यहां से ये पदार्थ अब स्थानांतरित होगा, अपक्षयित होकर इस तरफ। तो इस स्थिति में स्थानांतरण इनका कम होगा और इस स्थिति में स्थानांतरण ज्यादा होगा। ये ढाल के सहारे वृहत संचलन कैसा होगा, अधिक होगा, और इस स्थिति में इस ढाल के सहारे यहां वृहत संचलन कम होगा। लिखिए चट्टान की संरचना। लिखिए यदि किसी ढाल के सहारे
ढाल के सहारे चट्टानी परतों का झुकाव, ढाल के सहारे चट्टानी परतों का झुकाव ढाल की दिशा में ही हो, ढाल की दिशा में ही हो तो वृहत संचलन अधिक होगा, तो वृहत संचलन अधिक होगा तथा चट्टानी परतों का झुकाव, चट्टानी परतों का झुकाव ढाल के विपरीत हो, ढाल के विपरीत हो तो पदार्थों के स्थानांतरण का, तो पदार्थों के स्थानांतरण का अवरोध होगा, पदार्थों के स्थानांतरण का अवरोध होगा, अर्थात वृहत संचलन, अर्थात वृहत संचलन कम होगा, अर्थात वृहत संचलन कम होगा। चट्टान की संरचना के अलावा फर्क पड़ता है वनस्पति का भी। यदि ढाल के सहारे वनस्पति का आवरण है तो वनस्पति उस ढाल के सारे पदार्थों के स्थानांतरण को रोकती है, और यदि वनस्पति विहीन ढाल है तो उसके ऊपर पदार्थों का स्थानांतरण काफी तेजी से और ज्यादा हो पाएगा। लिखिए वनस्पति, देखिए इसके सामने, यदि ढाल वनस्पति से ढका हो, वनस्पति से ढका हो तो स्थानांतरण कम होगा, स्थानांतरण कम होगा एवं वनस्पति विहीन ढाल के सहारे, वनस्पति विहीन ढाल के सहारे स्थानांतरण, वनस्पति विहीन ढाल के सहारे स्थानांतरण अधिक होगा। इसके अलावा स्थानांतरण को विवर्तनिक घटनाएं भी प्रभावित करती हैं। विवर्तनिक क्रियाएं, विवर्तनिक क्रियाओं में जैसे मान लीजिए भूकंप या ज्वालामुखी या अन्य कोई भूगर्भीय घटना हो गई तो उसके कारण जो ढाल के सहारे के पदार्थ हैं वो नीचे की ओर चलना शुरू हो जाएंगे। लिखिए विवर्तनिक क्रियाएं, लिखिए इसके सामने, विवर्तनिक क्रियाओं जैसे, विवर्तनिक क्रियाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण भी, आदि के कारण भी ढाल के सहारे, ढाल के सहारे पदार्थों का, ढाल के सहारे पदार्थों का स्थानांतरण हो जाता है। विवर्तनिक क्रियाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण भी ढाल के सहारे पदार्थों का स्थानांतरण हो जाता है।
इसके अलावा कुछ मानवीय क्रियाएं भी स्थानांतरण हेतु जिम्मेदार हैं। मानवीय आर्थिक क्रियाओं के रूप में चाहे कृषि हो, चाहे खनन हो, या हम कह दें कुछ निर्माण की गतिविधियां हो, इनके कारण भी आप स्थानांतरण देख सकते हैं। जैसे कृषि कार्यों के कारण हम ढाल के सारे पदार्थ हैं उनको हमारे चाहे जुताई के कार्य हों उनके माध्यम से उनके गठन को कमजोर करते हैं, तो पदार्थ फिर नीचे की ओर खिसकने लग जाता है। या हम उसमें कृषि कार्य के दौरान सिंचाई कर रहे हैं तो उससे वो मटेरियल फिर खिसकने लग जाता है ढाल के सहारे। यदि हम खनन कार्य कर रहे हैं, उसके लिए ब्लास्टिंग कर रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो उसके कारण भी पदार्थ स्थानांतरित हो सकता है। और मान लीजिए हम सड़क मार्ग, रेल मार्ग ये बना रहे हैं, तो उसके लिए ढाल के सहारे के पदार्थों को यदि काटते हैं तो ऐसी स्थिति में भी ऊपर का पदार्थ आधार विहीन होकर नीचे की ओर गिर सकता है। तो लिखिए मानवीय क्रियाएं। लिखिए मानव की प्रमुख गतिविधियों जैसे, मानव की प्रमुख गतिविधियों जैसे कृषि, खनन, एवं अन्य निर्माण कार्यों के दौरान ढाल के सहारे, ढाल के सहारे पदार्थों का स्थानांतरण, ढाल के सहारे पदार्थों का स्थानांतरण बढ़ता है। ढाल के सहारे पदार्थों का स्थानांतरण बढ़ता है। तो ये वृहत स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हुए। वृहत स्थानांतरण क्या है? पदार्थों का बड़े पैमाने पर ढाल के सहारे खिसकना, चाहे मंद गति से हो, चाहे तीव्र गति से हो, चाहे अति तीव्र गति से हो। ये होता किसके कारण है? गुरुत्व बल के कारण। ढाल तीव्र कितना है उससे प्रभावित होता है, अपक्षय की मात्रा से प्रभावित होता है, जल की मात्रा से प्रभावित होता है, इसमें अवसाद या मलबा है कितना उसकी मात्रा से प्रभावित होता है, चट्टान की जो परतें हैं उनकी संरचना कैसी है, झुकाव किस तरफ है उससे प्रभावित होता है, वनस्पति से ढाल ढका हुआ है या नहीं ढका हुआ है उससे भी प्रभावित होगा। विवर्तनीय घटनाओं के सहारे भी स्थानांतरण हो सकता है, और मानव की आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनके कारण भी स्थानांतरण होता है। ये जो वृहत संचलन है ये 3 बलों का परिणाम है। तीन बलों की आपस की अंतरक्रिया पर डिपेंड करता है कि पदार्थ स्थानांतरित होगा या नहीं होगा। एक तो है सर्पण बल, या हम कह दें स्लाइडिंग फोर्स। कोई भी पदार्थ किसी भी सतह के सहारे खिसकता है, खिसकने को ही हम कहते हैं क्या? सर्पण। तो उस दिशा में जो बल लगता है उसको तो हम कह देते हैं क्या? सर्पण बल। दूसरा बल है वो है घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी पदार्थ जिस सतह के ऊपर खिसक रहा है वो सतह उसके खिसकने का विरोध करती है, और उसी विरोध को कहा जाता है क्या? घर्षण बल। और तीसरा बल है वो है गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स।
अगर कोई पदार्थ किसी ढाल के सहारे विस्थापित हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक ढाल है, इस ढाल के सहारे ये कोई एक चट्टानी खंड है, इसका स्थानांतरण होना है, तो इसका स्थानांतरण जिस दिशा में होगा उस दिशा में इसको ले जाने वाला ये जो फोर्स है, इस तरफ तो लग रहा है कौन सा बल? सर्पण बल। ये तो लगता है किस तरफ? ढाल की दिशा में। इस सर्पण बल के जस्ट समकोण पर सर्पण का विरोध करने वाला बल लगेगा, उसको हम कह देंगे कौन सा? घर्षण बल। जैसे आप इस सतह पर इस दिशा में चल रहे हो या इस पर खिसकते हुए जा रहे हो फर्श पर, तो आप जिस दिशा में जा रहे हो उधर तो लग रहा है सर्पण बल, स्लाइडिंग फोर्स, और ये जो सतह है ये आपके फिसलने का विरोध कर रही है, तो इस सतह द्वारा आप पर लगाया बल है कौन सा? घर्षण बल है, वो आपको रोकेगी। तो आप इसके ऊपर फिसल कर देख लो, चाहे ज्यादा दूरी तक नहीं फिसल पाओगे। क्यों है? क्योंकि घर्षण बल आपके फिसलने को रोक लेगा। आप घर्षण बल को कम कर सकते हो, इस फर्श पर पानी डाल दो तो पानी स्नेह की तरह, लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, तो इस सतह के बीच में और आपके बीच में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा, तो वो घर्षण को कम कर देगा और आप फिर आसानी से फिसल पाओगे इसके ऊपर। तो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में सर्पण बल लगता है, सतह उसके विस्थापन का विरोध करती है, तो समकोण पर कौन सा? घर्षण बल लगता है। यदि सर्पण बल ज्यादा है तो वस्तु विस्थापित होगी, और घर्षण बल ज्यादा है तो उसका विस्थापन नहीं होगा। जैसे आप जिस जगह पर बैठे हो या खड़े हो, आप नहीं फिसल रहे हो, इसका मतलब घर्षण बल ज्यादा है, सर्पण बल कम है। आप तीखे ढाल के सहारे खड़े हो जाओ, ऐसा ही फर्श चिकना, पानी उस पर डाला हुआ, तीखे ढाल के सहारे खड़े हो जाओ तो घर्षण बल कम हो जाएगा, आपको खिसक कर नीचे जाना ही पड़ेगा। तीसरी बात, पृथ्वी का जो सेंटर है, उस पृथ्वी के केंद्र की ओर जो बल लगता है उस बल को हम कहते हैं क्या? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण पदार्थ खिसकता है। अब ये एक सामान्य ढाल है। दूसरी एक सिचुएशन हम देख लें, ये एक समतल ढाल है, समतल ढाल है, इसके ऊपर ये पदार्थ पड़ा है, इधर जाना चाह रहा है, तो इधर तो क्या लग रहा है? सर्पण बल। इसके जाने का विरोध कर रहा है इधर कौन सा बल? घर्षण बल। और इसी तरफ ही लग रहा है पृथ्वी का गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल भी इसको इधर ही खींच रहा है, घर्षण बल भी इसको उधर नहीं जाना जा रहा, देना चाह रहा, तो ये फालतू में इधर क्यों जाएगा? इसलिए समतल ढाल पर पड़ा पदार्थ विस्थापित नहीं होगा। लेकिन मान लो ढाल बहुत ज्यादा तीव्र हो, जैसे अत्यधिक खड़ा ढाल हो, अत्यधिक खड़े ढाल के सहारे इस पदार्थ के खिसकने को हम देखें, तो जिस दिशा में ये पदार्थ जाएगा उधर लग रहा है कौन सा? सर्पण बल। इसके ठीक समकोण पर इधर लगेगा कौन सा? घर्षण बल। लेकिन ऐसी स्थिति में घर्षण की चलेगी नहीं, ज्यादा प्रभावी कौन सा हो जाएगा? सर्पण। ये रोक ही नहीं पाएगा इसको, और ठीक ठीक पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रहा है कौन सा? गुरुत्व बल। तो इन तीनों बलों की जो दिशा है उसके बीच का आपको एंगल देखना है, उसके बीच का आपको एंगल देखना है। मान लीजिए इस वस्तु पर एक तरफ लग रहा है कौन सा? सर्पण, एक तरफ घर्षण और एक तरफ गुरुत्व बल। यहां भी आपने देखा कि ये गुरुत्व और घर्षण एक तरफ लग रहे हैं, एक तरफ लग रहा है सर्पण बल। यदि गुरुत्व बल और सर्पण बल के बीच का कोण ज्यादा हो
तब वस्तु का स्थानांतरण नहीं होगा। सर्पण और घर्षण ये तो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, ये तो एक दूसरे के समकोण पर रहेंगे। लेकिन गुरुत्व बल और सर्पण बल के बीच का कोण और गुरुत्व बल और घर्षण बल के बीच का कोण, इससे स्थानांतरण प्रभावित होगा। यदि गुरुत्व बल और घर्षण बल दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात उनके बीच का कोण कम है, तो पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा। या आप ऐसा कह दो, सर्पण बल और गुरुत्व बल के बीच का कोण ज्यादा है, दोनों अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं, तो स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन सर्पण बल और गुरुत्व बल दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं, तब पदार्थ का स्थानांतरण आसानी से हो जाएगा। ऐसी स्थिति में घर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि सर्पण का साथ किसने दे दिया है? गुरुत्व ने। तो दो अपोजिट चीजें हैं, विस्थापन होना और उसका अवरोध। गुरुत्व बल किसका सपोर्ट कर रहा है, वही जीतेगा। गुरुत्व बल यदि सर्पण का सपोर्ट कर रहा है तो स्थानांतरण होगा, और गुरुत्व बल घर्षण का सपोर्ट कर रहा है तो स्थानांतरण नहीं होगा। यानी आपको यह देखना है कि गुरुत्व बल घर्षण की तरफ है या गुरुत्व बल सर्पण बल की तरफ है, दोनों की दिशा किस तरफ है। तो ये तरफ होने का मतलब है बीच का कोण। बीच का कोण कम है, इसका मतलब दोनों एक तरफ ही, और बीच का कोण ज्यादा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं। तो ये तीन प्रकार के बल हैं, ये स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। लिखिए, वृत्त संचलन को प्रभावित करने वाले बल। लिखिए, वृत्त संचलन को तीन प्रकार के बल प्रभावित करते हैं। वृत्त संचलन को तीन प्रकार के बल प्रभावित करते हैं। पहला लिखिए, सर्पण बल। लिखिए, यह है स्थानांतरित होने वाले पदार्थ पर ढाल की दिशा में लगता है। ढाल की दिशा में लगता है। दूसरा लिखिए, घर्षण बल। घर्षण बल, लिखिए, यह है ढाल की सतह द्वारा स्थानांतरित होने वाले पदार्थ पर स्थानांतरण का अवरोध करते हुए लगाया जाता है। स्थानांतरण का अवरोध करते हुए लगाया जाता है। अवरोध करते हुए लगाया जाता है, तथा यह सर्पण बल के समकोण पर लगता है। सर्पण बल के समकोण पर लगता है। और तीसरा बल लिखिए, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, लिखिए, यह है स्थानांतरित होने वाले पदार्थ पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है।
आगे लिखिए नीचे, मंद ढाल या समतल ढाल में, मंद ढाल या समतल ढाल में घर्षण बल व गुरुत्व बल के बीच का कोण, घर्षण बल व गुरुत्व बल के बीच का कोण कम होता है, कम होता है तथा तथा सर्पण बल व गुरुत्व बल के बीच का कोण, सर्पण बल व गुरुत्व बल के बीच का कोण अधिक होता है, जिसके कारण स्थानांतरण कम होता है, जिसके कारण स्थानांतरण कम होता है। परंतु तीव्र या अत्यधिक खड़े ढाल में, परंतु तीव्र या अत्यधिक खड़े ढाल में सर्पण बल व गुरुत्व बल, सर्पण बल व गुरुत्व बल के बीच का कोण कम होता है, सर्पण बल व गुरुत्व बल के बीच का कोण कम होता है एवं घर्षण बल व गुरुत्व बल के बीच का कोण घर्षण बल व गुरुत्व बल के बीच का कोण अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे जिससे स्थानांतरण अधिक होता है। तो देखिए ये तो एक एग्जाम्पल है कैसे ढाल का, समतल ढाल का। ये एक एग्जाम्पल है कैसे ढाल का, सामान्य ढाल का। और ये एक एग्जाम्पल है कैसे ढाल का, तीव्र ढाल का। समतल ढाल में सर्पण और गुरुत्व एक दूसरे के समकोण पर है, सामान्य ढाल में दोनों के बीच का कोण कम हुआ और तीव्र ढाल में दोनों के बीच का कोण और भी कम हो गया। तो जैसे जैसे ढाल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्पण और गुरुत्व एक दिशा में होते जाएंगे और स्थानांतरण बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ढाल समतल होता जाएगा सर्पण और गुरुत्व एक दूसरे के समकोण पर लगते जाएंगे और स्थानांतरण की मात्रा कम होती जाएगी।
बना लिया। हमें इस बात को वृहत संचलन के उदाहरण के रूप में ऐसे पूछा जा सकता है कि यदि गुरुत्व और सर्पण की दिशा एक तरफ हो तो संचलन का मान कैसा होगा? तो अधिक होगा। गुरुत्व और सर्पण की दिशा एक दूसरे के समकोण पर हो तो संचलन का मान कैसा होगा? तो न्यून होगा। या कहते घर्षण और गुरुत्व की दिशा एक हो तो संचलन कैसा होगा? घर्षण और गुरुत्व एक दूसरे के समकोण पर हो तो संचलन कैसा होगा? ये पूछ सकते हैं। घर्षण और सर्पण इनके बारे में तो नहीं देगा, क्योंकि ये तो हमेशा एक दूसरे के समकोण पर ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। अब इसके बाद में ये वृहत संचलन होता कितनी तरीके से? वृहत संचलन के यदि हम प्रकार देखें तो सामान्यतः वृहत संचलन 3 तरीके से होता है। कैसा? मंद, तीव्र और अति तीव्र। 3 तरीके से होता है। मंद का जो उदाहरण है वो एक तो होता है क्रीप और एक होता है सोलिफ्लक्शन। क्रीप और सोलिफ्लक्शन बहुत धीमी गति से होने वाले स्थानांतरण के उदाहरण हैं, जो आपको सामान्यतः दिखते नहीं है, बस उनका रिजल्ट दिखता है, कभी भी स्थानांतरण होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तीव्र स्थानांतरण आपको होता हुआ दिखाई देगा और इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्लो या प्रवाह कह सकते हैं। और अति तीव्र स्थानांतरण है, ये भी आपको दिखाई देगा, और दिखाई क्या देगा? इतना जल्दी हो जाता है कि कई बार आपको दिखता ही नहीं है, अचानक ही पता चला कि ये हो गया है, यहां पर पलक झपकते ही हो जाता है। तो उसको हम कह देते हैं क्या? अति तीव्र। अति तीव्र स्थानांतरण में पदार्थ किसी ढाल के सहारे फिसलते हुए आ सकता है, यानी ग्लाइड करते हुए आ सकता है, ग्लाइड या हम कह दें स्लाइड करते हुए आ सकता है, या किसी ढाल के सहारे वो स्लंप करते हुए आ सकता है, किसी ढाल के सहारे वो टेपल करते हुए आ सकता है और सीधा गिर सकता है, फाल। तो ग्लाइड या स्लाइड करते हुए आने का तो मतलब है ढाल के सहारे ऐसे खिसकता हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा है तीव्र गति से। स्लंप करने का मतलब है ढाल के सहारे ऐसे नीचे जाकर ऐसे उठकर आता है। टेपल का मतलब है खड़े ढाल के सहारे पदार्थ ऐसे नीचे गिरता है। और फाल का मतलब है किसी खड़े ढाल से पदार्थ टूटकर ऐसे नीचे आए। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं अति तीव्र के। तीव्र में फ्लो कह सकते हो, मंद में आप इसको क्रीप या सोलिफ्लक्शन कह सकते हो। इस वृहत संचलन को एक बाह्य प्रक्रम, नदी प्रक्रम, हिमानी प्रक्रम, पवन प्रक्रम, इनकी तरह ही माना है शार्प ने, और उसके बाद में इसको 3 प्रकार के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया। हम इससे पूरे संचलन को अलग अलग प्रकार के पदार्थों में देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमें बात करनी है किसकी? पदार्थ के प्रकार की। अब जो मलबा या पदार्थ स्थानांतरित होगा वो क्या होगा? वो एक तो हो सकती है क्या? बारीक मृदा, या हम कह सकते हैं भूमि। एक हो सकता है मोटे अवसाद, या हम जिसको कह देते हैं मलबा, डिब्री। और एक हो सकता है कोई चट्टानी खंड, चट्टान। तो ये स्थानांतरण किसी मृदा का या भूमि के छोटे या बारीक मटेरियल का, या मोटे मटेरियल का जैसे मलबा का, या बड़े चट्टानी खंड का हो सकता है। धीमी गति से हो सकता है, ये तीव्र गति से हो सकता है, या अति तीव्र गति से हो सकता है। तो हम इसको एक चार्ट के रूप में एक तरफ संचलन के प्रकार और एक तरफ पदार्थ के प्रकार, इसके आधार पर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। हेडिंग डालिए संचलन के प्रकार।
पहला प्रकार हम देखें कैसा, मंद प्रवाह। तो मंद प्रवाह मृदा के रूप में हो सकता है, हम उसको कह सकते हैं क्या, सॉइल क्रीप। मंद प्रवाह सोलिफ्लक्शन के रूप में हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। सॉइल या अर्थ कह दो चाहे, सोलिफ्लक्शन। यही मलबा के रूप में भी हो सकता है, तो हम कह दें डिब्री क्रीप और डिब्री सोलिफ्लक्शन। और यही यदि किसी चट्टानी खंड के रूप में हो तो हम कह दें रॉक क्रीप और रॉक सोलिफ्लक्शन। तो तीन टाइप का मटेरियल हो सकता है, बारीक, मोटा और कोई बड़ा चट्टानी खंड। मंद संचलन का जो एग्जाम्पल है वो तो हो सकता है किस रूप में, क्रीप के रूप में और सोलिफ्लक्शन के रूप में। दूसरा स्थानांतरण है कैसा, तीव्र। तीव्र स्थानांतरण, किसी तीव्र को हम कह सकते हैं फ्लो, तो ये मृदा का फ्लो हो सकता है, हम इसको अर्थ फ्लो कह सकते हैं, सॉइल फ्लो कह सकते हैं, सॉइल फ्लो, या हम कह दें अर्थ फ्लो। और इसका एक रूप हो सकता है, वो है लाहा। ऐसे ही डिवरी फ्लो हो सकता है, और ऐसे ही हम देखें तो रॉक फ्लो हो सकता है। तीसरा संचलन का उदाहरण है, वो है कैसा, अति तीव्र। अति तीव्र चार तरीके से हो सकता है, जिसमें एक तो आप कह सकते हो अर्थ स्लाइड, दूसरा हम कह सकते हैं अर्थ स्लंप, एक है अर्थ टेपल, और एक है अर्थ या सोइल के रूप में फॉल। इसी तरीके से जो मोटे कंकड़ पत्थर है उसका क्या हो सकता है, स्लाइड, उसका स्लंप, या उसका टेपल हो सकता है, या उसका फॉल हो सकता है। और ऐसे ही रॉक के रूप में बात करें तो रॉक का क्या हो सकता है, स्लाइड, रॉक स्लंप, रॉक टेपल और रॉक फॉल। तो अति तीव्र में चार एग्जाम्पल हैं, स्लाइड, स्लंप, टेपल और फॉल। तीव्र में फ्लो है, और एक ज्वालामुखी की लावा कहो तो लाहा है, वो ज्वालामुखी की राख कहो तो। मंद संचलन में दो एग्जाम्पल है, क्रीप और सोलिफ्लक्शन। ये मटेरियल का प्रकार है, ये बारीक मटेरियल है, ये मोटा मटेरियल है, और ये बड़ा चट्टानी खंड है।
ये यदि सॉइल फ्लो हो, बारीक मिट्टी का हो, तो इसमें मड भी इसको कह सकते हैं, मड फ्लो कह सकते हो आप इसको। इसी तरीके से यहाँ अर्थ की जगह आप लैंड भी नाम काम में ले सकते हो और इसको कह सकते हो क्या, लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड, अर्थ स्लाइड कह दें या लैंड स्लाइड कह दें। और क्रीप कह दो चाहे सरपण कह दो, धीरे धीरे सरकता है, सरपण भी कह सकते। क्रीप बहुत मंद गति से है। लिख लिया। चलिए अब तीनों प्रकार के संचलन होते कैसे हैं, इनको कुछ हम उदाहरण सहित बात करेंगे। और ये सारा जो तीन प्रकार का संचलन बताया है एक बाह्य प्रक्रम के रूप में, ये बताया है किसने, शार्प ने। लिखिए नीचे, वृहत संचलन को, वृहत संचलन को सबसे पहले शार्प ने 1938 में एक बाह्य प्रक्रम मानते हुए, बाह्य प्रक्रम मानते हुए इसका वर्गीकरण किया, बाह्य प्रक्रम मानते हुए इसका वर्गीकरण किया। आगे लिखिए, वृहत संचलन में गति के अनुसार, वृहत संचलन में गति के अनुसार तीन प्रकार होते हैं, गति के अनुसार तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार लिखिए, मंद संचलन। मंद संचलन लिखिए इसके सामने, यह इतनी मंद गति से होता है
इतनी मंद गति से होता है कि आंखों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, आंखों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, यानी आपको होते हुए दिखाई नहीं देता है। इसमें मृदा कणों के बीच जल की मात्रा कम होती है। ऐसा संचलन ऊंचे पर्वतीय ढालों व ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट होता है। आगे लिखिए, मंद संचलन के दो प्रकार होते हैं। मंद संचलन के दो प्रकार होते हैं। पहला लिखिए क्रीप या हम कह दें सर्पण। लिखिए, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण धीमी गति से होता है। धीमी गति से होता है, जिसका अनुभव ढाल के सहारे झुके हुए पेड़ों से लगाया जाता है। तो सामान्यतः यदि आप देखें कि ढाल के सहारे जो पेड़ हैं उनमें इस तरीके का झुकाव है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? सर्पण हो रहा है, क्रीप हो रहा है। सामान्यतः पर्वतीय ढालों के सहारे आप हिमालय में भी देखें तो चीड़, देवदार, जो कि बिल्कुल सीधे तने वाले पेड़ होते हैं, ये कई जगह आपको ढाल के सहारे ऐसी आकृति में मुड़े हुए दिखेंगे एक साथ ही सारे। तो इसका मतलब वहां पर सॉइल का क्या हुआ है? क्रीप हुआ है। तो वो हमें बाद में प्रमाण देता है। हालांकि इतना धीमा स्थानांतरण होता है कि होते हुए दिखता तो नहीं है, लेकिन कई वर्षों के बाद में उसका जो रिजल्ट है वो पेड़ों की आकृति में ऐसे देखने को आपको मिलता है। तो ढाल के सहारे जो झुके हुए पेड़ हैं उनकी आकृति को देखकर पता चलता है कि यहां पर धीमी गति से स्थानांतरण हुआ है। दूसरा, क्रीप के बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, सोलिफ्लक्शन। लिखिए, इसमें पदार्थ के कणों के बीच जल की मात्रा कुछ अधिक होती है। जो ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम के पिघलने से प्राप्त होती है। हिम के पिघलने से प्राप्त होती है। सोलिफ्लक्शन में
पदार्थ का स्थानांतरण क्रीप की तुलना में थोड़ा फास्ट है, लेकिन देखा इसको भी नहीं जा सकता नग्न आंखों से, आप अपनी आंखों से अनुभव नहीं कर सकते। हम क्रीप में और सोलिफ्लक्शन में दोनों में स्थानांतरण मंद देखते हैं, दोनों को अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रीप की तुलना में यदि थोड़ा जल ज़्यादा है तो थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट होगा, किसमें? सोलिफ्लक्शन में। लिखिए, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण इसमें पदार्थ का स्थानांतरण क्रीप की तुलना में थोड़ा तीव्र होता है, परंतु इसको भी आंखों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। इसको भी आंखों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। ये तो मंद संचलन के एग्जाम्पल हो गए क्या? क्रीप और सोलिफ्लिक्शन, ये सबसे धीरे और ये उसकी तुलना में थोड़ा तेज। तो क्रीप सबसे धीमा है, उसकी तुलना में तेज। सोलिफ्लिक्शन है, उसकी तुलना में तेज है फिर क्या? फ्लो। और फ्लो की तुलना में फिर तेज है अति तीव्र स्थानांतरण, जिसमें स्लाइड, स्लम्प, टेपल और फॉल ये सब आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रकार लिखिए, तीव्र संचलन। लिखिए, यह संचलन अति तीव्र संचलन की तुलना में, यह संचलन अति तीव्र संचलन की तुलना में धीमा होता है, परंतु इतनी तीव्रता तो होती है, जिसका अनुभव किया जा सके। इतनी तीव्रता तो होती है जिसका अनुभव किया जा सके। अब ये जो तीव्र संचलन होता है, ये 3 तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, अर्थ फ्लो, मड फ्लो और लाहा, इस रूप में। लिखिए, तीव्र संचलन के 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला लिखिए, पंख प्रवाह है, या हम कह दें मड फ्लो। पंख प्रवाह है या मड फ्लो कह सकते हो। लिखिए, ऐसा संचलन शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण मृदा कणों के कीचड़ के रूप में, भारी वर्षा के कारण मृदा कणों के कीचड़ के रूप में परिवर्तित होने से, होता है। क्योंकि इस शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ढीले जो मृदा कण होते हैं, उनके बीच में यदि पानी अधिक पहुंच जाता है तो वो कीचड़ के रूप में प्रवाहित होने लग जाता है।
दूसरा लिखिए अर्थ प्रवाह है, अर्थ फ्लो, या हम कहते हैं भूमि प्रवाह। भूमि प्रवाह, या आप कहते हैं अर्थ फ्लो। लिखिए इसमें जल की मात्रा अधिक होने से, जल की मात्रा अधिक होने से मृदा कणों का तीव्र प्रवाह होने लगता है। तीव्र प्रवाह होने लगता है। तो जल की मात्रा बढ़ जाने से रेत या कण ऐसे खिसकने लग जाए तो आप उसको क्या कह देते हो? अर्थ फ्लो। लेकिन वो कीचड़ के रूप में परिवर्तित होकर जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होती है वैसे बहने लग जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं? मड फ्लो। तीसरा एक प्रकार है लाहा बोल सकते हो, या लहर नाम आ सकता है। लाहा या लहर, ये किस तरीके का प्रवाह है? मान लीजिए कोई ज्वालामुखी पर्वत है, तो उस ज्वालामुखी पर्वत के ढाल के सहारे जो ज्वालामुखी राख पड़ी है, भारी बारिश के कारण उस राख का प्रवाह पानी के मिक्स होने से होने लग जाता है। तब ऐसे प्रवाह को हम कहते हैं क्या? लाहा। तो ये लावा का प्रवाह नहीं है, ये ज्वालामुखी राख में पानी मिक्स होने से उस राख का प्रवाह है। लिखिए किसी ढाल के सहारे, किसी ढाल के सहारे ज्वालामुखी राख के साथ ज्वालामुखी राख के साथ अधिक मात्रा में जल संयुक्त होने पर, जल संयुक्त होने पर होने वाला तीव्र प्रवाह है, होने वाला तीव्र प्रवाह है, लाहा या लहर के नाम से जाना जाता है। लाहा या लहर के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है कैसा? अति तीव्र संचलन। अति तीव्र संचलन, देखिए इसमें पदार्थ का स्थानांतरण, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण किसी खड़े ढाल के सहारे, किसी खड़े ढाल के सहारे एक क्षण में ही हो जाता है। खड़े ढाल के सहारे एक क्षण में ही हो जाता है। इसके निम्न प्रकार होते हैं। इसके निम्न प्रकार होते हैं। पहला प्रकार लिखिए सर्पण या स्लाइड। अब ये जो सर्पण है ये क्रीप की तुलना में वो मंद सर्पण था और ये कैसा है? तीव्र सर्पण है। इसमें जो स्लाइड होता है वो किसी ढाल के सहारे जो भी मटेरियल है वो एक साथ खिसकता है, ऐसे फिसलता हुआ आता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? स्लाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पर्वतीय क्षेत्रों में लैंड स्लाइड देखते हैं, तो नीचे से आधार कम होने पर ऊपर का मलबा ऐसे एक साथ ही खिसक कर नीचे आ जाता है, तो वो क्या है? स्लाइड है। दूसरा एक एग्जाम्पल है वो है क्या?
अवपात कह दें या स्लंप कह दें। स्लंप में थोड़ा सा फर्क है, जैसे किसी ढाल के सहारे जो मटेरियल है वो हम ऐसे बात करें, मान लीजिए इस तरह की क्षैतिज परतों के रूप में है। अब यहां से या तो पदार्थ टूटकर ऐसे सीधा ही नीचे खिसक जाए, तब तो वो क्या है, स्लाइड है। और मान लीजिए कि यहां से इस मटेरियल का स्थानांतरण होना है, तो ये ढाल के सहारे जब स्थानांतरित होगा तब आपको मटेरियल स्थानांतरण के बाद में मिलता ऐसे हो, जैसे अब यहां से इतना जो मटेरियल था, इसका जब स्थानांतरण हुआ तो ये सीधा का सीधा आने के बजाय क्या हो रहा है, यहां पर घूम रहा है, और घूमते हुए आके नीचे की ओर आएगा। यानी ये कैसी गति करता है, लोटन गति करते हुए आता है। तब इसको क्या कहते हैं, स्लंप। या तो पदार्थ जहां से टूटा वैसे सीधा का सीधा खिसकता आ जाए तो स्लाइड है, और वहां से टूटकर ऐसे घूमता हुआ आए तो क्या है, स्लंप है। तो लिखिए पहला प्रकार स्लाइड या सरपण। लिखिए यदि किसी ढाल के सहारे, किसी ढाल के सहारे टूटा हुआ पदार्थ सीधा फिसलते हुए, सीधा फिसलते हुए नीचे की ओर स्थानांतरित होता हो, सीधा फिसलते हुए नीचे की ओर स्थानांतरित हो। दूसरा प्रकार लिखिए अवपात या स्लंप। अवपात या स्लंप। लिखिए किसी ढाल के सहारे ढाल के सहारे टूटा हुआ पदार्थ घूर्णी गति करते हुए, घूर्णी गति करते हुए नीचे की तरफ स्थानांतरित हो। घूर्णी गति करते हुए नीचे की ओर स्थानांतरित हो, या हम कह दें घूमता हुआ स्थानांतरित हो। तो इसको हम कहेंगे क्या, स्लंप। तीसरा एक तरीका है, वो है टेपल। इसमें यदि किसी चट्टान के संधि तल हैं, वो ऊर्ध्वाधर हैं, ऊर्ध्वाधर संधि तल हैं यदि किसी चट्टान में ऐसे, और उनके सहारे ये चट्टान के सहस्तर एक दूसरे से अलग होते हैं,
तो जब ये यहां से टूटकर नीचे की ओर गिरते हैं तो इनका आधार तो जुड़ा रहता है, लेकिन ऊपरी भाग हवा में लहराते हुए ऐसे नीचे की ओर आता है, जैसे इस तरीके से। तो ऐसा मान लीजिए कि ये एक चट्टानी खंड था, ये यहां से अलग हुआ और ऐसे आकर गिरा नीचे। तो इस तरीके का जो स्थानांतरण हुआ है उसको हम कहेंगे क्या? टेपल। जैसे ऐसा मान लो कि ये कुछ समानांतर पट्टियां रखी हुई, आपने ऊपर से एक को हटाया तो नीचे से तो वो आधार से जुड़ी हुई, लेकिन उसका ऊपरी भाग हवा में लहराता हुआ सीधे नीचे आकर गया। यहां से ये खड़ा जो चट्टानी खंड था ये सीधा ऐसे आकर गिरा है, लेकिन निचला आधार जहां था वहीं पर है। तो इस तरीके का जो पतन होता है उसको तो हम बोलते हैं कौन सा? टेपल। और दूसरा एक प्रकार है क्या? पात, या जिसको हम कह देते हैं फॉल। इसमें यदि कोई खड़ा चट्टानी ढाल है, जैसे ये मान लीजिए क्लिफ जैसी चट्टान है, इसमें से कोई मटेरियल ऐसे यहां से अलग हुआ और यहां से ये टूटकर सीधा इसे नीचे की ओर जाकर गिरे, तब इसको हम कह देते हैं क्या? फॉल। लिखिए टेपल पतन। यदि किसी चट्टान में ऊर्ध्वाधर संधि तलों के सहारे ऊर्ध्वाधर संधि तलों के सहारे विखंडन होता है, विखंडन होता है, तो किसी चट्टानी परत का किसी चट्टानी परत का निचला भाग आधार पर टिका रहता है, आधार पर टिका रहता है, एवं ऊपरी भाग ऊपरी भाग घूमते हुए नीचे की ओर गिरता है, घूमते हुए नीचे की ओर गिरता है, तो इसे टेपल पतन कहा जाता है। तो इसे टेपल पतन कहा जाता है। अगला एक प्रकार है वो है पात या फॉल। लिखिए, यदि किसी खड़े चट्टानी ढाल से यदि किसी खड़े चट्टानी ढाल से पदार्थ टूटकर पदार्थ टूटकर हवा में होते हुए सीधा नीचे गिरता है, हवा में होते हुए सीधा नीचे गिरता है, अर्थात ढाल के सहारे खिसकता नहीं है, तो इसे पात या फॉल कहा जाता है। पात या फॉल कहा
जाता है। और इसके अलावा एक टर्म और है जो कि एवलांच के नाम से जानी जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कोई बड़ा हिमानी का खंड या चट्टान का खंड यदि टूटकर नीचे गिरता है तो नीचे गिरने से वो टुकड़ों में टूट जाता है, उसका चूरा हो जाता है। और ऐसा होने से उसके बीच में जो हिमानी थी, हिम था, उसके पिघलने से जो पानी प्राप्त होता है, इसके कारण वो टूटा हुआ चूर्ण तेजी से ढाल के सारे नीचे की ओर बहने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या? एवलॉन्च। जैसे किसी बर्फ के बड़े खंड का हो तो हम उसको हिम एवलॉन्च कह देते हैं। यदि किसी मोटे मलबा का ऐसा हो तो उसको हम मलबा एवलॉन्च कह देते हैं। और यदि किसी बड़े चट्टानी खंड का हो तो हम उसको सेल एवलॉन्च कह देते हैं। लिखिए, एवलॉन्च। लिखिए, यह भी अति तीव्र स्थानांतरण है। अति तीव्र स्थानांतरण है जिसमें कोई बर्फ का विशाल खंड या मलबा या चट्टानी खंड नीचे गिरकर चूर चूर हो जाता है। एवं बर्फ के पिघलने से प्राप्त जल के कारण तीव्र गति से स्थानांतरित होने लगता है। तो इसे एवलॉन्च कहा जाता है। जैसे हिम एवलॉन्च, मलबा एवलॉन्च, या शेल एवलॉन्च। हिम एवलॉन्च, मलबा एवलॉन्च या शेल एवलॉन्च। तो ये सारे उदाहरण हैं किसके? अति तीव्र स्थानांतरण के। देखिए, वृहत संचलन या मास वास्टिंग के रूप में हमने सबसे पहले बात तो की मास वास्टिंग है क्या। तो ढाल के सारे पदार्थ का बड़े पैमाने पर होने वाला स्थानांतरण मास वास्टिंग है, वृहत संचलन है। ये धीमी गति से हो सकता है, तीव्र गति से हो सकता है, या अति तीव्र गति से हो सकता है। इसको कुछ चीजें प्रभावित करती हैं, जिनमें है क्या? गुरुत्व बल, ढाल की तीव्रता, अपक्षय की मात्रा, जल की मात्रा, मलबा या अवसाद का भार, चट्टान की संरचना, वनस्पति का आवरण, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी विवर्तनिक क्रियाएं और मानव की आर्थिक क्रियाएं। अब ये जो स्थानांतरण होगा ये 3 बलों पर आधारित है। जिस दिशा में स्थानांतरण होता है उस दिशा में लगता है सर्पण बल, उसके समकोण पर अवरोध करने वाला घर्षण बल, और पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्व बल। यदि गुरुत्व बल और सर्पण बल एक ही दिशा में होते हैं तो स्थानांतरण ज्यादा तेज होता है, और सर्पण और गुरुत्व दोनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो स्थानांतरण कम होता है। अब ये स्थानांतरण 3 तरीके से हो सकता है, मंद, तीव्र और अति तीव्र। मंद के एग्जाम्पल हैं क्रीप और सोलिफ्लेक्शन, तीव्र का एग्जाम्पल है फ्लो, और अति तीव्र के एग्जाम्पल हैं स्लाइड, स्लम्प, टेपल और फॉल। मटेरियल बारीक प्रकार की मिट्टी हो सकती है, मोटा मलबा या डेब्री हो सकता है, और बहुत बड़ा चट्टानी खंड या रॉक्स हो सकता है। क्रीप जो होता है उसमें स्पीड सबसे कम होती है,
उसकी तुलना में सोलिफ्लक्शन में स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन दोनों को ही देखा नहीं जा सकता और दोनों ही किस कैटेगरी में है? मंद संचलन में। तीव्र संचलन में आते हैं फ्लो। यदि मृदा के कणों के बीच में पानी इतना बढ़ जाए कि वह स्थानांतरित होता हुआ आपको दिख जाए, यदि इतना कम पानी है कि स्थानांतरित होता हुआ नहीं दिखे, तब तो वो सर्पण या सोलिफ्लक्शन है। लेकिन पानी इतना हो गया कि वो आपको चलता हुआ दिखाई दे दे मिट्टी, तब वो क्या है? वो फ्लो है। अगर केवल मिट्टी का आपको प्रवाह दिख रहा है तो भूमि प्रवाह कह देंगे, लेकिन उसका कीचड़ के रूप में प्रवाह हो रहा है तब उसको मड फ्लो कह देंगे। और यदि ज्वालामुखी राख में मिट्टी वो मिल गई है पानी की मात्रा, तब जो फ्लो हो रहा है उसको हम लाहा कह देते हैं। बहुत तीव्र गति से जो स्थानांतरण होता है उसमें यदि किसी ढाल के सारे पदार्थ सीधा खिसकते हुए आता है तब तो है स्लाइड, घूमते हुए आता है तो स्लंप है। यदि निचला आधार जुड़ा रहे और ऊपरी भाग हवा में ऐसे लहराते हुए गिर जाए तो टेपल है, और कोई भाग टूटकर सीधा हवा में गिर जाए तो पात या फॉल है। और कोई बड़ा खंड चाहे चट्टान का हो, मलबा का हो या हिम का हो, किसी ढाल के सहारे तेजी से नीचे आकर फिर बिखर जाता है, और फिर उसके बीच में जो बर्फ थी वो पिघलेगी, उसका जो पानी है वो उसको फिर तीव्र गति से स्थानांतरित करेगा। तो पहले किसी चट्टानी खंड या मलबा या हिम का गिरने के कारण चूर्ण में परिवर्तन होगा, और फिर वो टूटा हुआ चूर्ण जब उसका पानी मिक्स होने के कारण तेजी से स्थानांतरित होगा, तब उस पूरी प्रक्रिया का नाम है क्या? एवलॉन्च। जिसको बर्फ का खंड टूटकर गिरे और फिर बिखर कर ऐसे फैले तो हिम एवलॉन्च। ऐसे ही कोई मलबा के खंड का हो सकता है, ऐसे ही कोई चट्टानी खंड का हो सकता है। तो ये एक बाह्य प्रक्रम के रूप में हमने एग्जाम्पल देखा, भू संचलन का ही एग्जाम्पल था। अर्थ मूवमेंट की टॉपिक में ये शामिल होता है, मास वास्टिंग या वृहत संचलन।